वेलकम टू गोयला आईएएस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एचपीएससी एडीओ मेंस की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपके लिए डेली न्यू टॉपिक लेके आ रहे हैं। एंड जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, जिसमें हमने हर एक सब्जेक्ट को कवर कर रखा है, जिसका आज हम पार्ट 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो आज का क्वेश्चन है, यू हैव टू एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस विच आर इन्वॉल्व इन द सीड डेवलपमेंट एंड सीड जर्मिनेशन, and you have to also elaborate how do the internal hormonal signals and the external environmental factors interact to regulate the seed dormancy and germination in field crops. सो अब क्वेश्चन क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस कौन कौन से आते हैं जब सीड की डेवलपमेंट होती है एंड सीड की जर्मिनेशन होती है, उसमें कौन कौन से मेजर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। एंड यू हैव टू ऑल्सो मेंशन कि कौन कौन से हार्मोनल सिग्नल्स होते हैं, मीन्स कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो हर जर्मिनेशन और डॉर्मेंसी पे इम्पैक्ट डालते हैं। प्लस यू हैव टू ऑल्सो राइट अबाउट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जर्मिनेशन और डॉर्मेंसी को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर हम जर्मिनेशन की बात करें तो डॉर्मेंसी की बात करें तो जर्मिनेशन में बेसिकली होता क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका फोटो पीरियोडिज्म, मीन्स आपकी सनलाइट की ड्यूरेशन कितनी रह रही है। सो सनलाइट इसमें एक फैक्टर हो सकता है, टेम्परेचर एक फैक्टर हो सकता है। सिमिलरली अगर हम डॉर्मेंसी की बात करें तो डॉर्मेंसी में भी हमारे काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं कि वाटर मॉइस्चर कैसा है, ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशंस मिल रही है कि नहीं मिल रही, सनलाइट ड्यूरेशन कितनी है, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें आपको बोला क्या गया है कि सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन, आपको दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करना है। अब कैसे डिस्कस करना है, उनमें होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से उनको एनलिस्ट करना है, प्लस द बायोकेमिकल चेंजेस यू ऑल्सो हैव टू एनलिस्ट। एंड यू ऑल्सो हैव टू शो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से जिनका इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, डॉर्मेंसी पे और जर्मिनेशन पे। सो व्हाट द एक्चुअली, अब एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपको लिखना क्या है, यू हैव टू राइट अबाउट द स्टेजेस ऑफ सीड डेवलपमेंट। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि सीड की डेवलपमेंट है, कोई भी सीड है उसमें डेवलपमेंट कैसे होती है, सेल की डिवीजन कैसे होती है, रिजर्व अकमलेशन एंड सीड मैच्योर कैसे होता है। आपको पता है ना, सीड एक बेसिक फंक्शनल यूनिट है जहां से आने वाली प्रोजीनी प्रोपेगेट होएगी, क्योंकि सीड एक इनहेरिटरी फैक्टर है जिसमें हमारे जीन्स होते हैं जो एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट तक ट्रांसफर हो रहे हैं। तो सीड की डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है उनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब सीड की डेवलपमेंट स्टेजेस होती क्या है, आपको जैसे पता है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब हम डबल फर्टिलाइजेशन स्टडी करते हैं उसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, प्लस जो एव्यूल्स हैं उनसे हमारे सीड्स बनते हैं। और सीड्स क्या होता है, उनमें हमारा हेरिडिटरी मटेरियल, हमारा जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होती है। फिर हम जर्मिनेशन के फेसेस को डिस्कस करेंगे। अब जर्मिनेशन आपको पता है दो तरह की होती है, एपिजल, हाइपोजल। अब उसकी टाइप्स को नहीं एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि यू हैव टू मेंशन द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस। क्योंकि जो एग्जाम है आपका सब्जेक्टिव नॉलेज, इसमें आपको वर्ड लिमिट, कन्फाइंड वर्ड लिमिट में अपने क्वेश्चन को फ्रेम करना है। आपको वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसे प्रिसाइजली आपको इलेबोरेट करना है। तो जर्मिनेशन कैसे होएगी, सबसे पहले क्या होएगा कि जो सीड है मॉइस्चर को इम्बाइब करेगा। इम्बाइब का मतलब क्या है, मॉइस्चर को इनटेक करेगा। इनटेक करने के बाद एक लैग फेज आता है, मतलब मॉइस्चर इम्बिबिशन के बाद डायरेक्टली हमारे जो रेडिकल एवर्जेंस है वो नहीं हो जाती, उसके बाद एक शॉर्ट सा फेज आता है जिसमें मॉइस्चर, अब मॉइस्चर क्या करेगा, हाइड्रेट करेगा। जो भी सीड के अंदर वाले सेल्स हैं उनको हाइड्रेट करेगा, उनको रीएक्टिवेट करेगा। कुछ सीड्स क्या होते हैं, थोड़े टाइम के लिए क्यूसेंट स्टेज में चले जाते हैं, मतलब एक डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। उसके बाद लैग फेज के बाद सबसे पहला क्या निकलता है हमारा, रेडिकल। रेडिकल क्या है, एक रूट इलोंगेशन है जहां से फर्दर जाके रूट बनेगी हमारी। ऐसे ही प्लिम्यूल निकलता है जिससे हमारी क्या बनेगी, शूट। लेकिन जब जर्मिनेशन होती है तो सबसे पहले किसकी इमर्जेंस होती है, रेडिकल की। इसके बारे में हम लिखेंगे। उसके बाद हमें हार्मोन्स को मेंशन करना है, जैसे कि एब्सिसिक एसिड का क्या रोल प्ले है डॉर्मेंसी में, गिब्रेलिन का क्या रोल प्ले है जर्मिनेशन में। उसके बाद हमें मेंशन करना है अबाउट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी।
एंजाइमेटिक एक्टिविटी मीन्स कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है जर्मिनेशन में, क्योंकि जर्मिनेशन देखने में तो हमें सिंपल लगता है कि सीड को हमने सो किया और वहां से रेडिकल और प्लूम्यूल की इमर्जेंस हुई, बट सीड के अंदर काफी सारे कम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, काफी सारे एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं जिनकी वजह से जो जर्मिनेशन है वो हो पाती है। कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स भी होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड सनलाइट। अब सनलाइट का मेजर रोल प्ले क्या है कि वो फोटो पीरियोडिज्म, एक ऑप्टिमम हर एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, एक ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल एंड मॉइस्चर चाहिए। फील्ड क्रॉप रेलेवेंस आप इसको रिलेट करके भी लिख सकते हो, जैसे कोई फील्ड क्रॉप की एग्जांपल, उसका स्पेसिफिक जर्मिनेशन टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, मॉइस्चर कितना चाहिए। लास्ट में हम कोई ना कोई इसमें डायग्राम भी अगर ऐड ऑन करना है तो वो भी आप कर सकते हो, एंड लास्ट में हम फ्रेम करेंगे कंक्लूजन। तो अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि जब हम आंसर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन को कैसे फ्रेम करेंगे, आप सीड डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन दोनों टॉपिक को पकड़ोगे क्योंकि दोनों के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे पास दो टॉपिक है, वन इज द जर्मिनेशन, अनदर इज द सीड डेवलपमेंट। Seed development and germination are the intricately regulated physiological processes. अब सीड की डेवलपमेंट में काफ़ी सारे फेजेस आते हैं। सीड की डेवलपमेंट एक्चुअली होती कैसे उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लस जर्मिनेशन का पूरा स्टेज क्या है, मॉइस्चर कैसे इम्बाइब होता है, कैसे लैग फेज आता है, फर्दर कैसे जर्मिनेशन होती है, कैसे रेडिकल्स की इमर्जेंस होती है, उसको पढ़ेंगे। These phases are governed by a dynamic interplay of genetic programming, hormonal signaling and environmental stimuli. तो जब आप क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हो, अब इसमें जो जर्मिनेशन एक बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस है, दिखने में विजुअली हमें सिंपल लगता है कि जो सीड है उसने मॉइस्चर इम्बाइब किया, रेडिकल इमर्ज हुई, देन प्लूम्यूल इमर्ज हुई, प्लूम्यूल से हमारी शूट बनी, रेडिकल से हमारी रूट बनी। बट इंटरनली अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जामिन करें तो सीड के अंदर काफ़ी सारे बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑनगोइंग चलते रहते हैं, जिसमें सेल्स री इम्बाइब होते हैं, वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, खुद को हाइड्रेट करते हैं। उसके बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ भी काम करती हैं। एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ क्या करती है, सेल को री इनिशिएट करती हैं, रीएक्टिवेट करती हैं, क्योंकि जब सीड जर्मिनेट करता है थोड़े टाइम के लिए जो हमारा सीड है वो एक क्यूसेंट स्टेज में चला जाता है, उसके बाद जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। सो उसके बारे में आप लिख सकते हो। मीन्स आपको जो इंट्रोडक्शन है उसको प्रिसाइज रखना है, टू द पॉइंट रखना है, प्लस आपको जो कंसेप्ट है उसी के बारे में लिखना है। जैसे इसमें सीड डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन का कंसर्न है तो उसी को फ्रेम करके हम इलाबोरेट करेंगे। और हम ये भी बताएंगे कि इन दोनों टॉपिक्स की एक्चुअली में इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि जो सीड है वो हमारा एक बेसिक इनहेरिटरी मटेरियल है। सीड के बिना आगे आने वाली जो प्रोजीनी है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। सो सीड की डेवलपमेंट स्टेजेस और जर्मिनेशन के बारे में अगर हमें नॉलेज होगी तभी तो हम हार्मोनल चेंजेस कर पाएंगे, तभी तो ऐसे हार्मोन्स को लेके आ पाएंगे जो हमारे जर्मिनेशन को इन्हेंस करे। हमें पता लगेगा कि कौन कौन से फैक्टर है जो सीड के सर्वाइवल रेट को रिड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया बॉडी कंटेंट। अब जो सीड की डेवलपमेंट है, दो प्रोसेसेस है ना इसमें, डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन। तो डेवलपमेंट को अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? एम्ब्रियो का मतलब पता है ना कि जो सीड है उसमें दो चीजें होती है, एक होती है हमारा एंडोस्पर्म, एक होता है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक ऐसा लिविंग टिश्यू है जिसमें से आगे फ्यूचर में न्यू प्लांट जनरेट होगा। और एंडोस्पर्म क्या है, उस एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन है जिसमें वो अंदर फीड करेगा। सिमिलरली अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर एक मदर के वॉर्म में एक चाइल्ड है तो वो भी तो उसे फीड करती है ना, वो ट्यूब के द्वारा हम हमारे साथ कनेक्टेड होता है। सो द बेबी इज बेसिकली कनेक्टेड टू द मदर विया अ ट्यूब, जहाँ से उसे न्यूट्रिशन मिल रहा है। सिमिलर इज द केस ऑफ द प्लांट्स। इसमें भी क्या है कि जो हमारा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो भी कनेक्टेड है किसके साथ, एंडोस्पर्म के साथ। उस एंडोस्पर्म से उसे क्या मिल रहा है, नेसेसरी न्यूट्रिशन मिल रहा है, जिससे क्या होएगा कि फ्यूचर में उसकी नरिशमेंट होगी और उस एम्ब्रियो से फ्यूचर में एक न्यू प्लांट जनरेट होगा। स्टोरेज अकम्युलेशन। स्टोरेज अकम्युलेशन में क्या आता है कि कौन कौन से जो एमिलेज एंजाइम्स है, कौन कौन से स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, ये क्या है, एक स्टोरेज
कंपाउंड्स है जो हमारे सीड के अंदर प्रेजेंट है। जब सीड की डेवलपमेंट हो रही है, जब अव्यूल से सीड की फॉर्मेशन हो रही है, तो जो स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स है, इनकी डिसइंटीग्रेशन होती है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा डेसिकेशन फेज। डेसिफिकेशन फेज क्या होता है? इंडक्शन ऑफ डेसिकेशन, टॉलरेंसी एंड डोरमेंसी थ्रू द एब्सिसिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। डेसिकेशन फेज इज बेसिकली, अगर आपको सीड की जो जर्मिनेशन है उसको आपको थोड़े टाइम के लिए रोकना है, तो वो एक डेसिकेशन फेज है। अब उस डेसिकेशन फेज को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। कौन सा हार्मोन इसमें यूज करेंगे हम? एब्सिसिक एसिड। तो जो पूरी सीड की डेवलपमेंट है उसमें बेसिकली हम 3 प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। एक तो होता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, कॉटिलिडन्स, एम्ब्रियोनिक एसिस, फॉर्मेशन कैसे हो रही है, एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ से निकल रही है, कॉटिलिडन कैसे बन रहा है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस की क्या फॉर्मेशन हो रही है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो कैसे रही है। उसके बाद आ जाती है स्टोरेज अकमुलेशन, जो भी वहां पे सीड के अंदर कुछ स्टोरेज ऑर्गन्स है उसको फर्दर यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद डेसिकेशन फेस आता है, बिकॉज आपको सीड्स जो मिलते हैं मार्केट में, उसके ऊपर एक पैकेट अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पीरियड लिखा होता है, जो उसका विएबिलिटी पीरियड होता है, उसी पीरियड में वो जर्मिनेट कर पाते हैं। अदरवाइज जो सीड है हमारे थोड़े टाइम के लिए क्यूसेंट स्टेज में, डॉर्मेंट स्टेज में एंटर हो जाते हैं। तो जब सीड्स को हम फील्ड से हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद उसको क्या किया जाता है? ड्राई अप किया जाता है। हम जब भी ड्राई करते हैं तो हम विंड में शेड ड्राई करते हैं, कभी भी हम सोलर ड्राई की तरफ नहीं शिफ्ट करते, बिकॉज सोलर ड्राई में क्या होएगा, जो हार्ड सीड कोट है वो ब्रेक हो सकता है। जो सीड की बाहर वाली लेयर्स होती है, टेस्टा टेगमेंट्स, वो ब्रेक हो सकती है। तो इसीलिए हम विंड ड्राई या शेड ड्राई करके सीड के मॉइस्चर को रिड्यूस करके फर्दर उसे स्टोर किया जाता है। और जब आपने उसको दोबारा जर्मिनेट के लिए इनिशिएट करना है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होएगा कि आपको इरिगेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जहां से उसको मॉइस्चर मिलेगा वो मॉइस्चर को इम्बाइब करेगा। मॉइस्चर को इम्बाइब करने के बाद उसके जो अंदर वाले टिश्यूज है वहां पे डिफ्रेंशिएशन कॉज होएगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस इनिशिएट हो जाती है, जहां से फर्दर हमारे रेडिकल्स और प्लम्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। सो अगर हम जर्मिनेशन फेज को डिस्कस करें तो जर्मिनेशन फेज में बेसिकली हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज द इम्बिबिशन। इम्बिबिशन मीन्स अपटेक ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ द सेल, रीहाइड्रेशन ऑफ द सेल। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जब हम सीड्स को हार्वेस्ट करके स्टोर करते हैं तो उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज थोड़े टाइम के लिए अरेस्ट पे आ जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए रुक जाती हैं, क्योंकि हमने उसके जो मॉइस्चर लेवल है उसको रिड्यूस कर दिया है, उसे स्टोरेज के लिए बना लिया था। अब जब उस पैकेट में से सीड को आपको निकाल के दोबारा फील्ड में सो करना है तो एक रीहाइड्रेशन फेज रहेगा, जिसमें सीड अपने सेल्स को दोबारा रीहाइड्रेट करेगा। कैसे करेगा? जब आप मॉइस्चर अप्लाई करोगे, इरिगेशन प्रोवाइड करोगे। उसके बाद एक लैग फेज आता है, बिकॉज सीड को दोबारा री इनिशिएट होने के लिए थोड़ा सा टाइम गैप आता है, जिसको हम लैग फेज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सीड के अंदर के एंजाइम्स हैं वो दोबारा रीएक्टिवेट होते हैं। और लास्ट में हमारा आ जाता है रेडिकल प्रोट्रूशन। रेडिकल सबसे पहले जब एम्ब्रियोनल एक्सिस की फॉर्मेशन होती है तो टर्गर प्रेशर से, टर्गर प्रेशर क्या है? एक टर्जिडिटी अंदर जनरेट होती है जिसकी वजह से सेल्स पे प्रेशर पड़ता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस बाहर निकल के आती है। वहां से 2 तरीके की एम्ब्रियोनिक एक्सिस आती है, वन इज दी रेडिकल प्रोट्रूशन, वन इज दी प्लिम्यूल प्रोट्रूशन। रेडिकल सबसे पहले निकलता है, यानी कि सबसे पहले रूट की फॉर्मेशन होती है। रेडिकल से ही आपकी फर्दर रूट फॉर्मेशन होती है, चाहे वो एडवेंटिशियस है चाहे वो फिब्रस है। अगर हम बात करें प्लिम्यूल की, तो प्लिम्यूल की फॉर्मेशन रेडिकल की फॉर्मेशन के बाद होती है। इसे आप बेसिकली ऐसे याद कर सकते हो कि रेडिकल जो है रूट में है, तो पहले रूट इनिशिएट होती है, सॉइल के अंदर वाला पार्ट, बाद में सॉइल के ऊपर वाला पार्ट, यानी कि प्लिम्यूल की इनिशिएशन होती है। उसके बाद हमने क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो इस प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें हम एग्जांपल देंगे
Ga3 यानी कि गिब्रेलिन एसिड की। अगर गिब्रेलिन एसिड को आपने पढ़ा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में तो आपको पता होना चाहिए कि उसका फंक्शन क्या होता है। वो एक तरीके का हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो मोबिलाइजेशन को रिजर्व करता है, मतलब दोबारा किसी प्रोसेस को री इनिशिएट करने में, शूट की इलोंगेशन करने में हमारा गिब्रेलिन हेल्पफुल होता है। तो अगर आपको जर्मिनेशन को और भी इन्हेंस करना है तो सीड्स को हम गिब्रेलिन एसिड्स के साथ ट्रीट करवाते हैं। जबकि अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, वो किसको कंट्रोल करता है, डोरमेंसी को कंट्रोल करता है, जर्मिनेशन को रोक देगा, प्रिकॉशियस जर्मिनेशन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया इथाइलिन एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स। हमारा जो सीड होता है उसके अंदर काफ़ी सारे इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है। जब सीड दोबारा मॉइस्चर इम्बाइब करके दोबारा उसमें से रेडिकल और प्लिम्यूल्स की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो दोबारा से री इनिशिएट होते हैं। अब वो एंजाइम्स का काम क्या है, एंजाइम्स का काम है कि सेल्स को दोबारा फंक्शन में लेके आना, सेल्स की इलोंगेशन करवाना, और वहीं से फर्दर आपकी फॉर्मेशन होती है, प्रोट्रूशन होती है किसकी, रेडिकल और प्लिम्यूल की। जो ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। कौन कौन सी, दो तरह की एम्ब्रियोनल एक्सिस है, वन वी हैव डिस्कस द रेडिकल, अनदर इज द प्लिम्यूल। सबसे पहले रेडिकल की इमर्जेंस होगी, उसके बाद प्लिम्यूल की इमर्जेंस होगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही इन डेप्थ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें काफ़ी सारे बायोकेमिकल इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो जो है वो एंडोस्पर्म को यूज़ करता है फर्दर अपनी ग्रोथ के लिए। तो अगर हम इन प्रोसेसेस को इन्हेंस करना चाहते हैं, आप जर्मिनेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। अब किससे करवाएंगे, गिब्रेलिन से करवाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, जिसमें हम फोटो रिसेप्टर, फोटोक्रोम की बात कर सकते हैं। जितने भी हमारे लाइट सेंसिटिव सीड होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं जिनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन होने के लिए, कुछ सीड्स होते हैं जिनको एक प्रॉपर सनलाइट का फेस चाहिए जर्मिनेट होने के लिए। तो हर एक सीड की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, हर एक फील्ड क्रॉप के जो सीड है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हम बात करें जो कूल सीजन वाले हमारे क्रॉप्स हैं, उनको कूल इन्वायरमेंट चाहिए, उनको वर्नेलाइजेशन चाहिए थोड़े टाइम के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें जो हॉट एरियाज में ग्रो होती है ऐसी क्रॉप्स, उनको बेसिकली क्या चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन के लिए प्लस मॉइस्चर चाहिए। सो फोटोपीरियोडिज्म एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कंट्रोल करता है जर्मिनेशन को। इसके अलावा जो टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो टेम्परेचर है हमारे सीड के अंदर होने वाली इंजाइमेटिक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। सिंपली कितना ऑक्सीजन है, कितनी रेस्पिरेशन अंदर आ रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या लेवल है, वो भी रेगुलेट करेगा कि सीड का जर्मिनेशन रेट कैसा रहेगा, जर्मिनेशन परसेंटेज, प्योरिटी परसेंट, सब उस पर डिपेंड करेगा। सो काफ़ी सारे कंबाइंड फैक्टर है जो इन प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले तो सीड की आपने हार्वेस्टिंग कैसे की, कैसे कैसे मॉइस्चर को ड्राई अप किया, कौन सा सीड एक्सट्रैक्शन मेथड चूज़ किया, उसके बाद सीड को कैसी कंडीशंस मिल रही हैं, कैसा टेम्परेचर मिल रहा है, सनलाइट कैसे मिल रही है, ऑक्सीजन गैसेस का फ्लो कैसा है। उसके बाद इस पर भी डिपेंड करेगा कि जो हमारे सीड्स हैं उसको हम कौन कौन से हार्मोनल एक्स्ट्रा हार्मोन्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल्दो जो सीड है उसके अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस कोई सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है या फिर लैग फेज बहुत ज़्यादा लंबा है तो उसको हम आर्टिफिशियली मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, हार्मोन्स को यूज़ करके। तो अगर तो हमें इनकी फिजियोलॉजी के बारे में नॉलेज होएगी तभी हम अल्टरेशंस कॉज कर पाएंगे, तभी हम जर्मिनेशन और डॉर्मेंसी के प्रोसेस को ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ कंट्रोल कर पाएंगे। सो लास्ट में आपको क्या करना होता है, कंक्लूजन फ्रेम करना है जो आपके पूरे आंसर को समराइज करेगा। सीड डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन आर नॉट पैसिव इवेंट्स बट आर द आउटकम्स ऑफ द टाइटली कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूलर, हार्मोनल एंड इन्वायरमेंटल सिग्नल। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि सीड की जर्मिनेशन और सीड की डेवलपमेंट की पूरी फिजियोलॉजी को आपको डिस्कस करना है।
आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे इंटरेक्ट करती हैं। तो आपने पूरा इन कंक्लूजन में लिखना है कि जो ये फिजियोलॉजी है सीड डॉर्मेंसी और सीड जर्मिनेशन की, ये एक बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हमारे मॉलिक्यूलर सिग्नल्स भी होते हैं, हार्मोनल भी होते हैं, प्लस इन्वायरमेंट भी। जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया कि हार्मोन्स और इन्वायरमेंट्स का एक्चुअली में रोल प्ले क्या है। इनहेंसिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोसेस, अगर तो हमें सीड जर्मिनेशन और सीड डेवलपमेंट डॉर्मेंसी की फिजियोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो हम इन चीज़ों को ह्यूमन इंटरवेंशंस के साथ आर्टिफिशियली अल्टर कर सकते हैं अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, प्लस रिसोर्स एफिशिएंसी जनरेट करने के लिए। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी अपने आंसर को फ्रेम करना है। पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्वेश्चन में जो प्रोसेसेस को हाईलाइट किया गया है उनको साइड में लिखो, फिर उसके बारे में आपको लिखना है। आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हो, कॉजेज इम्पैक्ट्स दे सकते हो। सिमिलरली अगर कोई प्रॉब्लम मेंशन है क्वेश्चन में, तो पहले आप प्रॉब्लम को एड्रेस करोगे, प्रॉब्लम के रीजंस को एड्रेस करोगे, कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स, एंड लास्ट में आपको एक इम्प्लीमेंटेशन, एक सोल्यूशन लेके आना है। आपको जितना हो सके एग्जाम में अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को शो करना है, प्लस आप एग्जाम्पल्स को इंक्लूड कर सकते हो जो भी फील्ड क्रॉप्स के रिलेटेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए, तो हमारा बैच शुरू हो चुका है। सर्व ज्ञान बैच 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इस बैच में ज़रूर एनरोल करो। इस बैच में अब आपको क्या क्या मिल रहा है, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज। ये पूरा बैच आपको पड़ेगा 9,999 रुपीज़ में। अगर आपको ऑफलाइन लर्निंग करनी है वो भी आप कर सकते हो। हमारा इंस्टीट्यूट है खरड़ में, जो आपको पड़ेगा 19,999 रुपीज़ में। अगर आपको पूरे के पूरे बैच में एनरोल नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज में भी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी 5,999 में। अब इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिल रहा है, इस टेस्ट सीरीज में हमने पूरे शेड्यूल आपके टेस्ट कर लिए हैं, जिसका ऑलरेडी एक टेस्ट भी कंडक्ट हो गया है पहले 2 टॉपिक्स का। अब उसमें है क्या कि इन टोटल आपके 15 टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें आपके 7 टॉपिक वाइज, 3 सेक्शन वाइज यूनिट टेस्ट, और आपके जो 5 है वो फुल मॉक लेंथ टेस्ट रहने वाले हैं। तो आपको जैसे पता ही है कि 23 दिसंबर तक एग्जाम पे स्टे लग चुका है। तो जब तक HPSC इस पे कोई भी रिकंसिडरेशन नहीं करती है प्रीलिम्स पे, जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है, वो जो आपका प्रेपरेशन के लिए टाइम एक्सटेंड हुआ है उसे प्रॉपरली यूज़ करो, टेस्ट सीरीज में एनरोल करो और मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस को करो। जितना आप रिटन प्रैक्टिस करोगे वही आपके एग्जाम में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। तो हमारा जो रिजल्ट है हमेशा ही बेस्ट रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हायर पोस्ट पे डेजिग्नेटेड है, जैसे कि मयंक मुदगिल जो कि IPS है, आकृति सेठी जो कि IAS है, महक स्वामी जो कि IPS है। तो अगर आप प्रेपरेशन करना चाहते हो हमारे साथ, तो हमारे बैच में ज़रूर एनरोल करो। अगर आपको बैच रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको बैच में एनरोल करना है, आपको एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल प्रोवाइडेड है, इस पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है हमारा HPSC ADO 2026। इसके बाद अगर आपको बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, बैच ज्वाइन करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आएंगे। टिल देन यू हैव टू कंटिन्यू विद योर प्रेपरेशन, सो प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। और हमारे जो लेक्चर्स हैं इनको ज़रूर देखो, टेस्ट सीरीज में ज़रूर एनरोल करो। सो